Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, students. So in our today class, we are going to start our next chapter, chapter number 4. That is basically related to agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बेसिकली पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जो पाकिस्तान में मौजूद मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में एक माइनर सी डिस्कशन होगी और देन आफ्टर दैट माइनर क्रॉप्स के बारे में. तो अभी हम एग्रीकल्चर की कुछ जनरल फीचर्स की को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. एग्रीकल्चर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी को मेजरली 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है. एक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिवाइड करते हैं, सेकंड हमारे पास इंडस्ट्री आ जाती है और थर्ड हमारे पास जो भी ट्रेडिंग है, जो भी सर्विसेज हैं वो सब आ जाता है. तो एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी. पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, अकाउंटिंग फॉर ओवर 21% टू जीडीपी. और ये हमारे जीडीपी को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, मतलब जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर, उसमें जो हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो एक मुल्क में एक ईयर में प्रोड्यूस होती हैं, उसका जो 21% शेयर है वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. एंड रिमेन्स बाय फॉर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइंग 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल लेबर फोर्स. और पाकिस्तान में जितनी भी लेबर फोर्स मौजूद है उस टोटल लेबर फोर्स का 45% जो कि लार्जेस्ट है. ठीक है. लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, क्योंकि 45% जो आपकी कंट्री की जो लेबर है इसने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और उनको लेबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. और कहते हैं सिंस 1947 मेनी रिमार्केबल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन दिस सेक्टर. बहुत सारी रिमार्केबल चेंजेस आई. उसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, नंबर 1 भी कह रहे हैं इट्स शेयर इन जीडीपी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 53.2% इन 1949 टू 50. सो वहाँ पर 1949 से 50 में जो आपका जीडीपी का शेयर था वो 53.2% था, जो कि रिड्यूस होकर 23.3% पर आ गया इन 2003 टू 4. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक असाइनमेंट भी है. यहाँ पे वो आपके साथ जिन ईयर्स का डेटा शेयर कर रहा है दैट इज 2003 टू 4. आपने लेटेस्ट फिगर्स अकॉर्डिंग टू आर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019, ठीक है, यहाँ पर 2020 के जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली आपने सर्च करके रहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स जीडीपी. सो नेक्स्ट आपसे वो ये कहेगा कि तो ऑन नेक्स्ट वो जिस बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो आपको ये एक तो आप लोगों ने उसके अंदर लेटेस्ट जो भी उसका जीडीपी में शेयर है आपने वो चेक करना है. एंड देन although agriculture production index rose to 346 taking 1959 to 60 as base period in 1992 to 1993. वो कहते हैं जबकि जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है लेकिन जो ओवरऑल उसका जीडीपी में शेयर है वो डिक्रीज हो गया. इसका मतलब है प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के बावजूद अगर जीडीपी में शेयर उसका कम है, इसका मतलब है कुछ और सेक्टर्स हैं जो कि उससे ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करके उसको उसकी कंट्रीब्यूशन को भी हम इन्हेंस कर सकते हैं. अब जो फीचर्स की बात करें उसमें नंबर फीचर 1 में वो आपको ये बता रहा है. फीचर 1, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी इंडिकेट्स दैट ग्रोथ इन दिस सेक्टर हैज बीन स्लोअर एज कंपेयर्ड विद द ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. वही बात जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जीडीपी के अंदर अब ओवरऑल प्रोडक्शन तो आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर जीडीपी में इसका शेयर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो बाकी दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, वो इकोनॉमी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर. स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर्स, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर्स है, जो ये वाला आपका इंडस्ट्री है ना, ये तो बहुत इम्प्रूव किए और इसका जीडीपी में शेयर भी इंक्रीज हो गया और एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो डिक्रीज हो गया. जब सेकंड फीचर की बात करते हैं, कहते हैं एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज क्लोजली लिंक टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. वो बाकी कंट्री के साथ भी उसका लिंक है. फीचर 2 में हमसे कहता है
इट सप्लाइज अ रेगुलर फ्लो ऑफ वर्कर्स टू द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी वर्कर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब जो भी आपकी लेबर फोर्स है वहां पर उनको प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पे आपसे कहता है, नंबर 3 में कहता है इस टैक्स टू प्रोवाइड चीप फूड टू द अर्बन वर्कर्स, और वो जो आपके अर्बन एरियाज के अंदर मतलब जो आपके वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको फूड भी प्रोवाइड, लाइक रूरल एरिया के अंदर सारी प्रोडक्शन होती है जो कि बाद में आपके अर्बन एरियाज और उन वर्कर्स को भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे कहते हैं ड्यू टू दिस ट्रेंड द फोर्थ लार्जेस्ट सिटीज हैव मोर देन डबल देयर पॉपुलेशन एंड डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ फूड हैव बीन लोअर देन इंटरनेशनल प्राइसेस। कहते हैं इस ट्रेंड की वजह से ना कि जहाँ पे आपके जो अर्बन वर्कर्स को जितना भी फूड है वो रूरल एरियाज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कहते हैं इस ट्रेंड की वजह से द फोर लार्जेस्ट सिटीज है मोर देन डबल द पॉपुलेशन। जो आपके पास चार लार्जेस्ट सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन पहले से भी जो है वो डबल हो चुकी है, एंड जो डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ फूड हैं हैव बीन लोअर देन इंटरनेशनल प्राइसेस, और वो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस पे कर रहे हैं हमारी प्राइसेस उससे भी कम है, ठीक है। नंबर 5 पे यहाँ पे मतलब एक आपको फर्स्ट पे उसने आपसे बताया कि डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी, उसका जो वो शेयर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर है वो कम है। सो अच्छा, फर्स्ट नंबर फीचर में कहता है डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर शेयर इन द जीडीपी, जीडीपी के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो डिक्रीज हो गई है। नंबर 2 पे उसने बताया था इट सप्लाइज अ रेगुलर फ्लो ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का रेगुलर फ्लो प्रोवाइड करता है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को। नंबर 3 पे उसने कहा था कि जो भी चीप फूड अर्बन वर्कर्स को जो रूरल साइड से प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 4 पे उसकी फीचर में उसने कहा था फूड हैव बीन लोअर दैन इंटरनेशनल, उसकी जो हमारे पास प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर फूड की वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी कम है। नंबर 5 पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स कहता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड शुगर केन कॉन्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल फॉर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे आप लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो आपको एग्रीकल्चर क्रॉप से मिलेगा, ठीक है। कॉटन कॉटन बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और जो शुगर केन है शुगर केन आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है शुगर के लिए, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान हैज़ बीन अनसेटिस्फैक्ट्री। अब जो परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की पाकिस्तान में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसकी मेन जो रीजन अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं इट्स चीफली एट्रीब्यूटेबल टू नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अभी तक हम लोगों ने कल्टीवेशन के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे थे उससे स्विच नहीं किया। अब टू सम एक्सटेंट किसी किसी जगह पर इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन मोस्टली अभी भी हम लोग जो वो पुराने तरीके से कल्टीवेशन के उन्हीं को ही यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी कम है, हमारी लेबर फोर्स भी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, हमारा टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होता है, हमारे एक्सपेंसेस भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और प्रोडक्शन और आउटपुट वो भी कम है, ठीक है। सो एक तो रीज़न ये है कि आपकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है। नंबर 2 पे वो आपसे कहता है लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने ये डिग्री कंप्लीट करके फर्दर क्या करना है, ठीक है, तो किसी की भी मोटिवेशन ये नहीं होगी कि हाँ जी आई वांट टू बी अ फार्मर, या मतलब आई वांट टू प्रोड्यूस दिस थिंग, ठीक है। वी एवर वांट टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, हम हमेशा इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं। ये हमारे पास इवन जो फार्मर का बेटा है वो भी फार्मर नहीं बनना चाहता यहाँ पर। सो वहाँ पर क्या, अगर वहाँ पे मोटिवेशन नहीं होगी तो लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। नंबर 3 पे जो आपको वो फीचर बता रहा है वो, या फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम बता रहा है वो कहता है इट इलिटरेसी ऑफ द फार्मर। जो आपका फार्मर है वो मोस्टली इलिटरेट होते हैं। और नेक्स्ट पे अनइन्फॉर्म्ड, आपके पास जो रूरल पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही किसी चीज़ की जो होती है उनके पास मौजूद नहीं होती। और नंबर 5 पॉइंट पे जो प्रॉब्लम आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन में आती है वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लाइक फ्लड आ गई, लाइक कोई पेस्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। जैसे रिसेंटली भी हमारे पास एक पेस्ट अटैक था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो आपकी प्रोडक्शन है वो लूज़ हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन में भी फिर इकोनॉमी का सर्वाइव करना और प्रॉपर प्रोडक्शन आपका अर्बन एरियाज को प्रोवाइड करना, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना, वो फिर उस सेक्टर्स के लिए जो होता है वो पॉसिबल नहीं रहता।
इसके बाद ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने तो जनरली इसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कितना है और कितने % लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर ने एम्प्लॉय की हुई है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली जो है वो सर्च करनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया और देन उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास ना सेलिएंट फीचर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। उसमें डिफरेंट फीचर्स के अंदर उसने 3 चीज़ें यहाँ पर मेनली आपसे डिस्कस की हुई हैं। एक तो वो आपसे कहता है क्लाइमेट, ठीक है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हवाले से जो पाकिस्तान की क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इरिगेशन मेथड्स के बारे में बात करें और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें, अगर तो वो जनरली आपसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर की फीचर्स में पूछे तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। क्लाइमेट के अंदर कुछ चीज़ें जो है उसने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। लाइक वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक ड्राई कंट्री है। पाकिस्तान ड्राई होने की और जो मोर देन 3/4 ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है ना पाकिस्तान के, उनको बहुत कम जो है ओनली 250 mm जो है वो उनको रेन मिलती है इन एन एवरेज ईयर। एक एवरेज ईयर में नियरली ऑल द रेन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द 2 मानसून सीजन। बेसिकली जो आपकी सारी रेन होती है ना वो दोनों मानसून सीजन में ही होती है। एक आपके पास समर मानसून आता है और जो आपका समर मानसून होता है विच ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेन लास्ट फॉर जुलाई टू अगस्त। मोस्टली जो समर मानसून की जो रेन्स होती हैं वो जुलाई टू अगस्त में होती हैं और वो आपके पास जो खरीफ की सीज़न की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो उनको सपोर्ट कर देती हैं, जो नॉर्मली आप जून टू अक्टूबर में जिनकी कल्टीवेशन भी होगी और जिनकी हार्वेस्टिंग भी होगी। एंड उसके बाद एक शॉर्टर सीजन आपके पास आता है मानसून का, विंटर मानसून। विंटर मानसून जस्ट जनवरी से फरवरी में जो है वो आपका वो रहेगा और विच रिजल्ट्स इन रबी कल्टीवेशन, और जो रबी की जितनी भी रबी सीजन की जितनी भी वो क्रॉप्स होंगी वो उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। तो जनरली ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये आप लोग इसके अंदर उसमें शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर हम अपनी मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे और माइनर क्रॉप्स को। और बेसिकली हमें यही देखना है कि जितनी भी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए, और माइनर क्रॉप्स कितना कंट्रीब्यूट करती हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए। BSIT आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक, टेक केयर क्लास।